हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 मई 2020 और आज के कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम देखते हैं एक एक करके उन सबको। ठीक है, सबसे पहले है डियामिर भासा डैम जो कि चीन और पाकिस्तान मिलकर के बना रहे हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा है वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी जो कि चाइना की है ताइवान के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी देखेंगे। तीसरा है टूर ऑफ ड्यूटी जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी में लोगों को शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए जो एक ऑप्शन दिया है वो है टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है बोको हराम, ये छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, नाइजीरिया का मिलिटेंट ग्रुप है। ठीक है, उसके अलावा है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में भी जो जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो फॉरेन जो हमारी जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, उसके हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेस्ट बैंक इशू, तो एक एक करके इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं डैमर भासा डैम। ठीक है, ये जो है डैम पाकिस्तान ने बहुत समय से रोक रखा था, ये बना रहा था वो सिंधु नदी पे। सिंधु नदी आपको पता है कि पाकिस्तान से होकर के बहती है, तो सिंधु नदी जब निकलती है तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसपे कि पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा कर रखा है, उसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो वहां से वो नदी होकर के गुजरती है सिंधु नदी। ठीक है, तो वहीं पर ये डैमर भासा डैम ये बनाने जा रहे थे, लेकिन पहले जो है एशिया डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान ने लोन मांगा, उनको नहीं मिला। उसके अलावा भी इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा, उनको नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि ये नदी जिस पर ये डैम बनाना चाह रहे थे, यानी सिंधु नदी, वो नदी एक डिस्प्यूटेड एरिया से, यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो डिस्प्यूटेड एरिया है उससे होकर बहती थी। तो उन्होंने पाकिस्तान से ये कहा कि जा करके तुम एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आओ। ठीक है, तो वो कभी हो नहीं पाया, इस वजह से उसको पैसे नहीं मिले पाकिस्तान को, तो वो रुका रहा, वो बना नहीं पाया। लेकिन अभी क्या है, चीन ने क्या कहा है कि तुम्हारा ये जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है डैमर भासा डैम जो कि 98 से रुका हुआ है, इसको हम बनाएंगे, पैसे हम तुम्हें देंगे। तो जो हमारा ये चीन है वो पाकिस्तान को पैसे दे करके ये डैम बनवाने को राजी हो गया है। तो यहाँ पर जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत का जो पड़ोसी देश है चाइना और भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, फॉरेन रिलेशंस के टर्म में भारत की क्या स्थिति है चीन और पाकिस्तान को लेकर के, ये आपको देखना पड़ेगा। इस पर टिप्पणी करने को पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखें तो चाइना को भी पता है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये विवादित इलाका है, फिर भी वो वहाँ पर डैम बनाना चाहता है। ठीक है, विवादित इलाके में भी बनवाना चाहता है, पाकिस्तान की हेल्प करना चाहता है। लेकिन जब भारत की बारी आती है तो भारत बड़े ही नपे तुले शब्दों में, बड़े ही सावधानी के साथ चाइना के साथ किसी के भी, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो ताइवान के साथ चीन के जो रिलेशन है उन पे जब भी वो टिप्पणी करता है भारत, तो बहुत ही नपी तुली और सधी टिप्पणी करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो चीन हमारी तुलना में ज़्यादा आक्रामक है। ठीक है, उसका रवैया हमारी तुलना में काफ़ी आक्रामक होता है, वो सीधे एक्शन लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के आपको जो भी एडिटोरियल मिले, इसको लेकर के आएगा जरूर एडिटोरियल, चाहे आप जनसत्ता देख लो, चाहे भास्कर देख लो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस देख लो, कहीं पर भी आप इसके एडिटोरियल आपको मिल जाएंगे एक दो दिन में। तो ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर इसको सर्च मार लीजिएगा, अगर कहीं पुराना अगर इसमें कोई न्यूज़ होगी तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, वहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है, पुराने न्यूज़ में भी मिल सकता है ये। तो इसको आप डैमर भासा डैम जो है इसको आप देख लीजिएगा। इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये इंडस रिवर पे बन रहा है और ये पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर आता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं वन कंट्री टू सिस्टम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट जिसको चाइना कहता है कि ये हमारा ही हिस्सा है, एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं ताइवान, और चाइना ये कहता है कि ये जो ताइवान है ये चीन का अभिन्न अंग है। ठीक है, चीन का अभिन्न अंग उनको उसको बताता है। लेकिन फर्क ये है कि वहाँ पे सिस्टम अलग है, यानी चीन का सिस्टम अलग है, जो कानून व्यवस्था अलग है, उनकी पॉलिसीज अलग हैं। देश एक ही माना जाता है। जब बात आती है प्रभुसत्ता की कि इस इलाके पर प्रभुसत्ता किसकी है, तो चीन कहता है ये हमारी है। लेकिन जब बात आती है फॉरेन पॉलिसीज़ की तो दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ एक अलग देश की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो ताइवान के ऊपर चीन ने अपना प्रभुत्व बना रखा है। चीन ने ये बोला है कि ताइवान पर हमारा अधिकार है। तो ताइवान अपना अकेले जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है, लेकिन जब भी कोई विदेशी निर्णय लिया जाएगा, जब भी कोई विदेश के अंदर काम होगा, जैसे कोई इंटरनेशनल काम होगा, तो कोई भी इंटरनेशनल डिसीजन लिया जाएगा, तो उस केस में इंटरनेशनल डिसीजन लेने से पहले ताइवान के लिए कोई भी इंटरनेशनल डिसीजन लेने से पहले चीन को कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये अभी मुद्दा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो ताइवान है वो क्या है कि अभी उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसमें शामिल करने की बात हो रही है कि WHO में
इसको शामिल किया जाए ताइवान को, ठीक है। और चाइना ये कह रहा है कि बिना मुझसे पूछे तुम इसे शामिल कर ही नहीं सकते, ठीक है, मुझसे पूछो तभी तुम ताइवान को शामिल करो, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर ये चीन का एक अभिन्न अंग है और चीन इसे अपना ही अंग मानता है और चीन अगर WHO में है तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऐसे ही ताइवान को भी उसे WHO का हिस्सा मान लेना चाहिए और उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है किसी अभिन्न अंग को तो चाइना क्या करता है, चाइना ये कहता है नहीं मुझसे पूछो, ये हमारे से अलग जरूर है लेकिन हमारा इन पे राज है, हम इनके मालिक हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो रही है वहाँ पे। तो इस वजह से क्या है, ताइवान को लेकर के अभी थोड़ी तनातनी चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में और चाइना ये कह रहा है कि बिना मुझसे पूछे आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आता है चाइना का जो ये इंटीग्रल पार्ट है यानी ताइवान, वो किन किन ग्रुप्स का मेंबर ऑलरेडी है। तो ताइवान, आप 3 चीज़ें याद रखिएगा, ताइवान मेंबर है WTO का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसके अलावा ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मेंबर है, उसके अलावा एक चीज़ और है जो हमारा ईस्ट पैसिफिक जो हमारा इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है EPEC, इसका भी मेंबर है, ठीक है। और WHO का नहीं है, इसलिए ये याद रखिएगा कि ये इन तीनों का तो मेंबर है लेकिन WHO का नहीं है। इसलिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किस ग्रुप का मेंबर ताइवान नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको याद रखिएगा, ये भी इंटरनेशनल न्यूज़ है, एक इंटरनेशनल करंट अफेयर का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चाइना के अंदर ये जो 1 कंट्री 2 सिस्टम है ये इसीलिए है, ये 1 कंट्री 2 सिस्टम का मतलब ये है कि हम चाइना और ताइवान को एक देश मानते हैं, चाइना और ताइवान को एक देश मानते हैं, लेकिन जब सिस्टम की बात आती है तो दोनों के सिस्टम अलग अलग हैं, हमने 2 सिस्टम बना रखे हैं, ठीक है। तो चाइना ने दो चीज़ों की बात हमेशा की है, एक तो कहा है उसने 1 चाइना प्रिंसिपल और एक कहा है 1 चाइना कंट्री। जब 1 चाइना प्रिंसिपल की बात करता है तो उसका कहना ये होता है कि चीन और जो ताइवान है ये दोनों एक हैं, लेकिन जब 1 कंट्री की बात करता है तो वो कहता है कि ये कंट्री तो एक ही है लेकिन सिस्टम 2 हैं, इसलिए 2 अलग अलग कंट्रीज़ की तरह हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी ताइवान हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो इस वजह से ये तनातनी अभी चल रही है, ताइवान अपना मुद्दा पेश कर रहा है, बाकी दूसरे देश भी ये चाहते हैं कि ताइवान WHO में शामिल हो, ठीक है। भारत भी सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं टूर ऑफ ड्यूटी, छोटा सा टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी। अभी आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा या फिर न्यूज़ में कहीं देखा होगा कि टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से एक त्रिवर्षीय यानी 3 साल की एक सेवा शुरू की गई है भारत की सेना के द्वारा। तो अगर कोई व्यक्ति भारतीय सेना में शामिल होना चाहता है तो वो जा करके 3 साल के लिए शामिल हो सकता है। इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को क्या होगा, इसका फ़ायदा एक आदमी को क्या होगा, ये दोनों चीज़ें डिस्कस करने लायक हैं और इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जैसे टूर ऑफ ड्यूटी, अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है आर्मी और आर्मी से वो रिटायर होता है 3 साल के बाद, जब वो जाता है बाहर, रिटायर नहीं होगा, 3 साल की थोड़े समय की सर्विस होगी और उसके बाद जब वो बाहर जाएगा तो उसको सरकारी नौकरी में उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा उसको पेंशन वेंशन नहीं दी जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्मी के अंदर जो मैन पावर की कमी है वो कभी हो नहीं पाएगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये 3 वर्षीय सेवा में आने लगे। तो लोग आते भी रहेंगे और साथ में आर्मी का ये खर्चा कि हमें पेंशन देनी पड़ती है हर सैनिक को, ये सब रुक जाएगा। मतलब कम से कम सैनिकों को देनी पड़ेगी जो परमानेंट होते हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले होते हैं, वो सारे लोग इससे बेनिफिट पाएंगे, क्योंकि जिनको जो पेंशन वगैरह जिनकी बनती है उनको पेंशन देना फिर आसान हो जाएगा, ज़्यादा बोझ सरकार के खाते पे नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो 3 साल के लिए आएंगे वो तो शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए होंगे, उन्हें सैलरी मिलेगी केवल, और उसके अलावा कोई दूसरा बेनिफिट की रिटायरमेंट की पॉलिसी क्या होगा ये सब नहीं होगा। बाहर जाके उन्हें ये बेनिफिट जरूर रहेगा कि एक सर्टिफिकेट होगा कि देश सेवा इन्होंने की है 3 साल तक शॉर्ट सर्विस के तहत, तो इन्हें जो है सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलग से रैंकिंग जब बनती है तो उसमें अलग से पॉइंट्स उनको मिलेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होगा। बाकी सरकार को क्या फ़ायदा होगा इसको लेकर के आप एडिटोरियल भी पढ़ सकते हैं। छोटा फ़ायदा मैंने आपको बता ही दिया, खर्चा थोड़ा कम होगा, मैन पावर की कमी जो होती है वो पूरी रहेगी, वो जो है कभी ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि सैनिक कम हो गए। इस तरीके से अगर लोग आने लगे तो सैनिक भी कम होंगे, खर्चा भी कम होगा, 3 साल तक उन्हें सैलरी दी जाएगी। चौथा है बोको हराम, ये नाइजीरिया का आतंकवादी संगठन है, बस ये याद रखिएगा। इन्होंने अब ये भी याद रखिएगा कि नाइजीरिया के आसपास की कंट्रीज़ कौन सी हैं, जाके एक बार मैप में देख लीजिएगा। ये क्यों है नाइजीरिया इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोको हराम ने जो है आतंक मचा रखा है, और ये सुन्नी ग्रुप है, सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है, ये सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप के मिलिटेंट हैं, उनके आतंकवादी, ठीक है। लास्ट में देखते हैं वेस्ट बैंक इशू, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेस्ट बैंक इशू की जब हम बात करते हैं तो हमें दो देशों की बात करनी पड़ती है, इजराइल और फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है। ये जो वेस्ट बैंक का पार्ट है ये पहले फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। अब इसकी हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा, कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुई थी। 1948 में क्या हुआ, ये जो वेस्ट बैंक था सबसे पहले ये इजराइल के हिस्से में था, ठीक है। वेस्ट बैंक जब 1948 में हमला हुआ इजराइल के ऊपर तो ये वेस्ट बैंक का हिस्सा, उसके आसपास का और भी हिस्सा छीन लिया गया, जॉर्डन के पास चला गया, फिलिस्तीन ने अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। तो जॉर्डन ने इसको अपने हिस्से में ले लिया 1948 में। 1967 में एक बार फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। 1967 में क्या हुआ कि इजराइल, जो इजराइल है उसके ऊपर जॉर्डन ने, जॉर्डन यहाँ है सीरिया, जॉर्डन, सीरिया और इधर है इजिप्ट, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर के इजराइल पे हमला किया, ठीक है। तीनों के साथ इजराइल का कंबाइंड युद्ध हुआ। तो हुआ क्या कि इस युद्ध में 1967 में हुआ था युद्ध, 1967 में हुए इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया को और जॉर्डन को और इजिप्ट को, इन तीनों को हरा दिया, ठीक है। इन तीनों को ही हरा दिया। अब जरा एक मैप बनाते हैं छोटा सा, कैसा मैप दिखता है इनका, तो वो मैप से आपको ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे है इजिप्ट, ई लिख दे रहा हूँ मैं इजिप्ट के लिए, ये रहा इजिप्ट। इसके बाद यहाँ पे इजिप्ट का एक छोटा सा हिस्सा है जिसका नाम है सियानी पेनिनसुला। पेनिनसुला जानते हैं आप, ये तीन ओर से पानी से घिरी हुई जो जमीन होती है उसको पेनिनसुला कहते हैं। तीन ओर पानी से घिरी हुई जमीन पेनिनसुला कहलाती है। जैसे भारत का नक्शा कुछ ऐसा है ना, भारत भी एक पेनिनसुला है क्योंकि ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, एक साइड, दो साइड, तीसरी साइड, ठीक है। तो जो भी जमीन तीन साइड से पानी से घिरी होती है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो ये जो सियानी पेनिनसुला है ये इजिप्ट का पार्ट है था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है इजराइल, ये था इजराइल, ठीक है। कुछ ऐसे पूरा एग्जैक्ट नक्शा नहीं बना रहा मैं, केवल एक समझ के लिए बना रहा हूँ। इजराइल था और ये जो एरिया मैं ये कर रहा हूँ, क्रॉस बना रहा हूँ जिसपे, ये एरिया है वेस्ट बैंक, ठीक है। और ये सटा हुआ है, ये है आपका डेड सी, मृत सागर का नाम आपने सुना होगा, डेड सी। अगर इसमें किसी आदमी को फेंक दीजिए तो वो तैरता रहता है, डूबता नहीं है, क्योंकि इसका खारापन इतना ज़्यादा है कि उसका जो अपथ्रस्ट है, प्लावन बल है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और आदमी अगर उसमें फेंक दोगे तो उसका वजन जो है इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, उसकी सैलिनिटी की वजह से, उसकी लवणता की वजह से, कि वो ऊपर ही तैरता रहता है, नीचे नहीं जाता। तो ये मृत सागर है, ये डेड सी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साथ में एक कंट्री लगी हुई है जिसका नाम है जॉर्डन, जे से दिखा रहा हूँ मैं इसको, इजराइल को आई से दिखा रहा हूँ, ये है वेस्ट बैंक, ठीक है। और यहाँ पर एक कंट्री लगी हुई है जिसका नाम है सीरिया, जिसको मैं एस वाई से दिखा रहा हूँ। ये रहा सीरिया, ये रहा जॉर्डन, ये रहा इजराइल, ये रहा सियामी। यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर, यानी इसके ऊपर का हिस्सा क्या है, भूमध्य सागर। अगर आप मैप में जाके देखेंगे तो इजिप्ट के ऊपर का हिस्सा भूमध्य सागर का है, ठीक है। तो जब हमला हुआ 1967 में तो इजराइल ने क्या किया, ये छीन लिया किससे, जॉर्डन से। जॉर्डन से ये तो छीना ही, साथ में कुछ हिस्सा और जॉर्डन का भी ले आया ये। इसने इसको भी हराया, सीरिया को। जब सीरिया को हराया तो इसने सीरिया के साथ जो एक हिस्सा था जिसका नाम था गोलन हाइट्स, ठीक है, इस गोलन हाइट्स पे भी हमला करके जब जीता इसने तो गोलन हाइट्स को भी अपने कब्जे में ले लिया, यानी इजराइल ने गोलन हाइट्स भी अपने कब्जे में कर रखा है, ठीक है। उसके अलावा सबसे बुरा हाल इजिप्ट का करा, उसने उठा करके गाजा पट्टी का जो एरिया है वो, और साथ में ये जो सियानी पेनिनसुला था ये भी ले लिया उससे, ठीक है। तो मजे करा दिए उसने पूरे, और इन तीनों को मजा आ गया बिल्कुल, उसने सही से हराया इनको, इजिप्ट को, जॉर्डन को और सीरिया को, इन तीनों को हरा के हराया ही नहीं, इनसे कब्जे में भी ले लिया। पहले तो इससे केवल थोड़ा सा हिस्सा ले पाए थे 48 में, इसने इनको 67 में पूरा ऐसा मजा सिखाया कि सारा बदला ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसने ये सारी चीजें अपने पास रख ली। अब हुआ ये है कि वेस्ट बैंक पे एक तरीके से इसराइल का कब्जा है, ठीक है। अब जब कब्जा है तो इसको लेकर के इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसके बारे में भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या कोई देश किसी पर ऐसे ही कब्जा कर सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जेनेवा कन्वेंशन के बारे में, जो कब्जे को लेकर के बात होती है, तो जेनेवा कन्वेंशन के बारे में हम बात करते हैं। जेनेवा कन्वेंशन क्या था, 1949 में, 1949 में आया था। जेनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश पे हमला करता है और उसका कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लेता है तो
अपने यहाँ के जो निवासी हैं उसके, जैसे भारत ने किसी देश पे कब्जा किया या फिर पाकिस्तान ने किसी देश पे कब्जा किया, छोटे हिस्से पे कब्जा कर लिया किसी देश के, ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता पाकिस्तान कि वहाँ के लोगों को विस्थापित करे और अपने लोगों को वहाँ बसाए। ये नहीं करना है। ये जेनेवा कन्वेंशन का पॉइंट है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और जेनेवा कन्वेंशन कब आया था? 1949 में, इससे भी पूछा जा सकता है। जेनेवा कन्वेंशन के बाकी सारे पॉइंट्स भी आप देख लीजिएगा, किसी दिन मौका मिला तो मैं सारे पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, लेकिन जेनेवा कन्वेंशन के बारे में ये मेन पॉइंट आप याद रखिए कि अगर किसी देश ने किसी दूसरे देश पे कब्जा किया है किसी हिस्से पर, तो उस देश के उस हिस्से पर जिस पे कब्जा किया है अपने नागरिकों को वो नहीं बसाएगा, ठीक है। लेकिन इजराइल ने क्या किया? यही किया, इजराइल ने वहां अपने बंदे बसाए, ठीक है। तो इस चीज का विरोध हुआ। जो 3 संस्थाएं हैं, एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और दूसरा यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, और तीसरा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी। ये 3 याद रखिएगा, आईसीजे और उसके बाद है यूएनजीए और तीसरा है यूएनएससी। इन तीनों ने ही इस बात का विरोध किया कि आपने जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। क्यों किया है? आप नहीं कर सकते ये। तो इजराइल का विरोध इन लोगों ने किया। उसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, ओस्लो एकॉर्ड। ये क्या था? इन सब के बीच में जब लड़ाई खत्म हो गई 1967 में, तो एक अकॉर्ड यानी कि एक समझौता ज्ञापन साइन हुआ जिसको कहते हैं ओस्लो एकॉर्ड। ये 1990 में आया था, इसको याद रखिएगा, ओस्लो एकॉर्ड। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जेनेवा कन्वेंशन और किस किस ने इसका विरोध किया है, और साथ में ओस्लो एकॉर्ड। ये क्या है? इन तीनों को याद रखिएगा। जो ओस्लो एकॉर्ड है वो 1990 में आया था, और ओस्लो एकॉर्ड के अकॉर्डिंग, इसके भी सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, किसी दिन मैं बता दूंगा डिटेल में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने सबको बताना शुरू किया। तो ओस्लो एकॉर्ड क्या कहता है कि ये सारी कंट्रीज, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया, ये सब अपने अपने इलाकों को लेकर के आपस में बैठ करके, जो कब्जा हो गया है, एक दूसरे ने एक दूसरे पे कब्जा कर लिया है, उस पर आपस में बैठ के सलाह मशवरा से ही इसको सुलझाएं, किसी तरह की कोई लड़ाई ना करें, ठीक है। तो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उसमें क्या हुआ है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहां से उन्होंने माइक पोम्पियो को भेजा है, ठीक है। उनके जो सेक्रेटरी हैं माइक पोम्पियो, उनको भेजा है। और वो कहाँ आए हैं? इजराइल आए हैं। किस लिए आए हैं? इजराइल के साथ ये जो वेस्ट बैंक है, इस हिस्से को पूरी तरह से इजराइल के साथ फाइनली, यानी एक मुहर लगाने के लिए कि वेस्ट बैंक इजराइल का ही हिस्सा है, उसको कैसे उसका हिस्सा बनाया जाए, कैसे इसको फाइनल किया जाए, इस पर बात करने के लिए वो आए हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर के अभी ये इंटरनेशनल न्यूज़ है मार्केट में, और इंटरनेशनल करंट अफेयर है ये, इस पर नज़र बनाए रखिएगा। इस पर और न्यूज़ आएंगी, जैसे जैसे आएंगी मैं बताता जाऊँगा। लेकिन अभी आप याद रखिए कि अमेरिका ने क्या कहा है कि हम इस ओस्लो एकॉर्ड को नहीं समझ रहे कुछ, और आप जो ये इजराइल है, इसको, इसकी सुरक्षा के लिए और इसके आसपास के देशों को देखते हुए, इनकी जो हालात हैं उनको देखते हुए, इजराइल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, ये जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है जो कि इजराइल का ही होना चाहिए, उसको हम इजराइल के साथ फाइनली अनेक्स करेंगे, ठीक है, यानी जोड़ेंगे। अनेक्स करना मतलब जोड़ना, ठीक है। तो ये है पूरी न्यूज़। इसके बारे में जितनी जानकारी आपको मिले आप नोट करते रहिएगा। और सबसे बड़ी जानकारी जो प्री एग्जाम के लिए है वो ये वाली है। ये जो आपका एरिया है ना, ये भौगोलिक दृष्टि से यानी जियोग्राफी के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं कि इजिप्ट, सियानी पेनिनसुला और ये इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इनको ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ऐसे लगाइए, या फिर नॉर्थ से साउथ के बीच में क्या क्रम है, पहले जॉर्डन है कि फिर इजराइल है, फिर उसके बाद मेडिटेरेनियन सी है, डेड सी कहाँ है, किस तरीके से ये सीक्वेंस में आते हैं। तो ये अगर आपको अपने दिमाग में बना रहेगा तो ही आप आंसर कर पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, यही सारे टॉपिक थे, 5 टॉपिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सबको एक बार जा करके दोहरा जाइए, देख जाइए, इनसे रिलेटेड नोट्स बना डालिए, और खास करके वेस्ट बैंक इशू को लेके जितना ही मैंने बताया उतना तो नोट करिए ही। उसके अलावा भी जो भी मिलता है न्यूज़पेपर में पढ़ते समय, हल्का फुल्का जो भी आपको पता चलता है वो आप देखते जाइए। हालांकि जितना मैंने बताया वो सिर्फ आपको एक बेस देगा, वो आपको प्री एग्जाम में काम आ जाएगा, लेकिन इस पर एक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी होगी। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है, इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, अब आगे क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो पूरे विश्व में क्या हलचल हो सकती है। जब ये सारी चीज़ें कनेक्ट करना आपको आएगा तब आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी, नहीं तो प्रिपरेशन नहीं होती, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।